हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत बड़ा सोशल इशू, बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसे आपको निष्पक्ष होकर ना तो हिंदू के चश्मे से और ना ही मुस्लिम के चश्मे से इसको समझना होगा। तो मेरे भाई, आज हम लोग इस पर बहुत ही गहराई में उतरकर एकदम सही तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं एकदम रिसर्चेबल चीज़ें होती हैं, ना कि कोई कहीं से कट पेस्ट होती है। अलग अलग स्रोतों से पढ़ा जाता है, रिसर्च किया जाता है। उसके बाद भले से ही एक दिन लेट हो जाए, लेकिन आप लोगों के सामने एक सही मुद्दा और सटीक मुद्दा लेकर आने की भरपूर प्रयास किया जाता है। तो मेरे भाई, आज हम लोग इसमें देखेंगे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो इतनी चर्चा चल रही है, इसमें ऐसा क्या उथल पुथल हुआ कि जो इतना तेजी से यह न्यूज में बना हुआ है। तो हम लोग पहले ये देख लेंगे और फिर इसके बाद पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूरा का पूरा उसके बारे में देखेंगे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, और इसके बारे में अन्य तरह की बातों को हम लोग बहुत ही गहराई में उतरकर समझेंगे। तो इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज़ादी से लेकर अब तक जो है क्यों नहीं लागू हुआ, इसमें क्या क्या बाधाएं हैं, क्यों लोग, यानी समाज का आधा धड़ा वो है जो इसका विरोध करता है, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा, ये जो अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको लागू नहीं होने दे रहा है, और आधा अपने समाज का कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं कि हाँ भैया, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत जैसे देश में लागू होना चाहिए। और फिर अंत में हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या निष्कर्ष हैं, यानी इसकी कैसे लागू किया जा सकता है, इसके बारे में इसके आगे की राह पर हम लोग देखेंगे। तो मेरे भाई, ये सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों आया, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अभी हिमाचल प्रदेश का चुनाव चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में वहाँ बीजेपी सरकार ने अपने वहाँ पर घोषणा पत्र में और कई हर एक रैली में गृह मंत्री जाकर वहाँ खुद ऐलान कर रहे हैं कि हमारी अगर यहाँ पर सरकार बनी तो हम यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। तो इसलिए इतना जगह जगह पर मुद्दा आया। अभी तक किसी भी राज्य में, गोवा को छोड़कर, केवल गोवा में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और बाकी किसी भी राज्य में ये लागू नहीं है। तो अभी ये गृह मंत्री ने और पूरी बीजेपी सरकार ने वहाँ पर ऐलान किया कि हमारी सरकार इस बार बन गई तो हम वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। तो इसके लेकर अन्य राज्यों में भी उथल पुथल मचा है कि क्या ऐसा अन्य जगह पर होगा, क्या ऐसा कानून बनाएंगे तो पूरे देश के लिए होगा। अभी तो हिमाचल की बात हो रही है, तो इसलिए यह इतना तेज़ी से खबरों में आया। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसके बारे में बताइए। तो मेरे भाई, सबसे पहले आप इसका परिचय देखिए, ये कोड क्या होता है। कोड देखिए, इसे हिंदी में इसको संहिता बोला जाता है, संहिता। तो इस कोड जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिमिनल कोड और एक होता है सिविल कोड, या इसे नॉन क्रिमिनल कोड बोला जाता है। क्रिमिनल कोड का मतलब यह है कि ये दो तरह के जो यहाँ कोड है, एक जो होता है जिसमें क्रिमिनल कोड में क्या क्या आता है, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती, मारपीट, ये सब जो मामले आते हैं यह क्रिमिनल कोड में आते हैं। क्रिमिनल कोड होता क्या है मेरे भाई, इसमें जो है सभी धर्म, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का आदमी होता है, सबके लिए बराबर होता है। यानी एक हिंदू हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार इस टाइप के जो है घटनाओं को अंजाम देगा तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी। अगर एक मुस्लिम भी इस तरह की हरकत करेगा तो वही सज़ा, सेम टू सेम सज़ा उसको भी मिलेगा। तो ये होता है, ये तो क्रिमिनल कोड जो होता है यूनिफॉर्म है, ये यानी यह एक समान है। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए, यह जो क्रिमिनल कोड है यह एक समान किया गया है, यानी जो है ऐसे क्रिमिनल जो है अपराध करने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसको जो है हर एक व्यक्ति को उस सज़ा बराबर मिलेगा। यानी ये जो क्रिमिनल कोड है यह एक समान है। अब हम लोग देखते हैं जो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों को यहाँ पर समझने वाला है, ये जो है सिविल कोड क्या होता है, जिसे हिंदी में जो है नागरिक संहिता बोला जाता है, नागरिक संहिता कोड। तो इसमें क्या क्या आते हैं मेरे भाई, शादी, विवाह, तलाक, गोद लेने की प्रथा, बच्चा जो है पैदा होगा तो अगर तलाक होगा तो बच्चा मम्मी के पास रहेगा, पापा के पास रहेगा। पिताजी, अगर उनके पिताजी का देहांत अगर हो गया तो उस संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, उस माँ के पास जाएगा कि भाइयों के, बड़े भाई को मिलेगा, बहन को भी मिलेगा। इस तरह की जितने भी तलाक, शादी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, ये सब जो मामले आते हैं ये सब सिविल कोड में आते हैं। तो सिविल कोड मेरे भाई हर एक धर्म में अलग अलग है। आप लोगों को पता होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो भी धर्म हैं उनमें जो है ये चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे होता है हिंदू का जो है
हिंदू में तलाक का प्रोसेस कुछ अलग तरीके से होता है, मुस्लिम में कुछ अलग तरीके से होता है, बौद्ध है, ऐसे जैन धर्म है। यानी हमारा जो भारतीय समाज है यह बाहुल्य धर्मवादी क्षेत्र है। यहाँ पर विभिन्न धर्म यानी एक से अधिक धर्म समुदाय यहाँ पर रहते हैं और उनकी जो है सांस्कृतिक कल्चर जो है और ये सभी जो मामले होते हैं वो अलग अलग हैं। शादी का जो प्रोसेस होता है, तलाक का प्रोसेस होता है, पिता के मरने के बाद संपत्ति का बंटवारा का जो प्रोसेस होता है, ये सभी विभिन्न धर्मों में अलग अलग प्रोसेस है। तो ये अभी अलग अलग है। तो इसको यही सरकार कह रही है कि इसी को कहा जाता है कि एक समान नागरिक कोड, यानी इसे जो है एक समान करने की बात करें। जिस तरह से सरकार क्रिमिनल कोड को एक समान की हुई है, इसी तरह से सरकार यह बात कह रही है कि हमारी अगर सरकार बन गई इस बार तो ये सब जो मामले हैं, शादी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विभिन्न धर्मों में जो अलग अलग इसका प्रोसेस है, ये भी एक समान कर दिया जाएगा। तो यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी इस तरह के जो मामले हैं इसको सभी धर्मों में एक समान बना दिया जाएगा। तो इसी को कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी इस तरह की प्रक्रियाएं अब सभी धर्मों में एक ही प्रोसेस से होगी, अलग अलग नहीं होगी। जिस तरीके से हिंदू का तलाक होगा उसी तरीके से मुस्लिम का भी होगा, उसी तरीके से जैन बौद्ध सबका होगा। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो है, जैसे होता है कि हिंदू में संपत्ति का बंटवारा जो होता है वह कुछ उसका प्रोसेस अलग है, मुस्लिम में जब पिता के मरने के बाद संपत्ति का बंटवारा होता है तो उसका अलग प्रोसेस होता है। जब यह लागू हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, एकदम सेम टू सेम तरीके से एक समान तरीके से संपत्ति का बंटवारा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये चीज़ें इतनी बढ़िया है तो अब तक ये क्यों लागू नहीं हुआ, इसमें देरी क्यों कर रही है सरकार। तो मेरे भाई इसमें समस्या क्या है, विपक्ष में हम पहले इसके तर्क देखते हैं क्या क्या विपक्ष में है। सबसे पहले जो इसके विपक्ष में एक बात कही जाती है, धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता जो होती है वो बाधित हो जाती है। हमें पता है अनुच्छेद 25 से 29 के बीच जो दिया गया है, धर्म और संस्कृति की जो है स्वतंत्रता होती है। हर एक व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपना कल्चर को फॉलो करेगा। जब ये चीज़ें लागू हो जाएंगी तो अपने कल्चर की, अपने धर्म के कुछ बातें छोड़कर अन्य धर्म के कल्चर को, कुछ बातों को अपनाना होगा। तो इससे व्यक्ति को लगता है कि हमारी स्वतंत्रता जो होती है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, हमारी कल्चर है, संस्कृति है, ये सब हमारा बाधित हो जाएगा। तो इसके लिए विरोध किया जाता है कि भैया नहीं, ये चीज़ें हमारी बाधित हो जाएंगी। जो अगली बात है, यह बहुधार्मिक समाज है। हमारा समाज जो है अभी जो है एक विधि आयोग ने सरकार को एक बार सलाह दिया था कि भारत में एक से अधिक धर्म, विभिन्न धर्म रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, और सभी धर्म अलग अलग हैं। और इन सभी धर्मों में जो है कुछ चीज़ों को जो है बहुत से लोगों को ये लगेगा कि ये हमारे धर्म को ये जो नष्ट किया जा रहा है और किसी अन्य धर्म की जो है प्रक्रियाओं को, किसी अन्य धर्म के जो है विशेष धर्म के उसके जो प्रोसेस को हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। तो इसमें धार्मिक समुदाय के बीच नाराज़गी आएगी कि यानी हर एक धर्म को लगेगा कि हमारे धर्म को नष्ट किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कोई भी होता है, सबके अंदर एक डर पैदा होगा और सभी को ये खतरा महसूस होगा। तो अन्य बातों को हम देखते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित। जैसा कि मैंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम हो गया, अब जैसे ये लागू हो गया तो कुछ बुराइयां, हर एक धर्म में कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। कोई भी धर्म न तो पूरा तरह से जो है सही होता है और न तो कोई भी धर्म पूरी तरीके से गलत होता है। तो क्या होता है कि ये जब लागू होगा तो कुछ चीज़ें जो है अपने धर्म की छोड़नी होगी और कुछ चीज़ें जो है दूसरे धर्म की हमें अपनाना होगा। तो यहाँ पर ये जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे मुस्लिम वगैरह हो गए, जैन, बौद्ध, ये सब हो गए, इनको असुरक्षा महसूस होगा कि यार हमारे ऊपर हिंदुत्ववादी प्रक्रियाओं को थोपा जा रहा है ज़बरदस्ती। तो ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। जब ये इंसान को लगता है कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारे धर्म को खतरे में डाला जा रहा है, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है, तो वहाँ के लोग जो है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, वहाँ आतंकवादी घटनाएं बढ़ने लगती हैं। क्योंकि हर एक सरकार, जितनी भी सरकारें आई गई, सबको अपनी सरकार का कुर्सी का खतरा महसूस होता है कि एक विशेष धर्म जो हमको सदियों से वोट देता चला आ रहा है, जिसके दम पर हमारी सरकार टिकी हुई है, अगर ये हम लागू कर देंगे, अगर वो नाराज हो गया, उसके नाराज हो जाने के बाद हमारा ये विशेष धर्म वाला वोट बैंक जो है खिसक जाएगा और हमारी सरकार गिर जाएगी, हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, चाहे जो भी धर्म का हो। हिंदू में कुछ लगेगा कि हमारा जो है धर्म को जो है अन्य धर्मों में जो है
बदला जा रहा है। तो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्मों को लगेगा कि यार हमारे धर्म को खतरे में डाला जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है और किसी अन्य धर्म को हमारे ऊपर ज़बरदस्ती ठोका जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें हमने देख लिया, इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क थे। अब हम लोग देखते हैं इसके पक्ष में क्या क्या बातें कही जा रही हैं, ये क्यों सही है, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कुरीतियाँ दूर हो जाएंगी जो लोग इसको सही बता रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई भी धर्म न तो पूरी तरीके से गलत होता है, न तो कोई भी धर्म पूरी तरीके से सही होता है। हर धर्म में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, हर धर्म में कुछ बुराइयाँ होती हैं। कह रहे हैं यही, जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो जो धर्म में बुराइयाँ हैं उनको निकाल दिया जाएगा और जो दूसरे धर्म की अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण करके और इसको लागू कर दिया जाएगा। तो किसी भी धर्म में जो है कुरीतियाँ नहीं रहेंगी, बुराइयाँ नहीं रहेंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से यही लाभ होगा। तो आगे क्या बात करें, समानता का अधिकार स्थापित होगा। तो जैसे यहाँ पर हमने कहा कि ये धर्म की संस्कृति को खतरा लग रहा है इसको लागू करने से विपक्ष में, तो वही बात पक्ष में कहा जा रहा है। समानता का अधिकार जो है, हम लोग को मालूम है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता की बात की गई है कि जो है किसी भी धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर तो भेदभाव ही तो हो रहा है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से तलाक होता है, उत्तराधिकारी होते हैं, गोद लेने की प्रथा होती है। तो अगर ये लागू हो जाएगा तो समानता स्थापित हो जाएगी हमारे समाज में। विभिन्न धर्मों में, विभिन्न जातियों में जो है एक समानता देखी जाएगी, उनमें भेदभाव जो किया जाता है ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और अगर हम लोग आगे देखें तो आधुनिकता आएगी। इतने दिनों से हम लोग जो है यही जो है रूढ़िवादी में जी रहे हैं, ये चीज़ें रूढ़िवादिता हैं। तो हम लोग जब कुछ रूढ़िवादी चीज़ों को जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे, आधुनिक चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज में आधुनिकता नहीं आएगी। हम लोग नई सोच के, नई पीढ़ी के हैं, तो हम लोगों को कुछ नया सोचना होगा। हम लोग वही पारंपरिक सोच के साथ अगर चलते रहेंगे तो ये चीज़ें बदल नहीं पाएगी और हम लोग एक रूढ़िवादी, एक कट्टरवादी बनकर रह जाएंगे। तो ये क्या है आगे। अब अगर हम लोग देखें धार्मिक कट्टरता, तो मेरे भाई अपने अपने धर्म को लेकर जो जड़े हुए हैं लोग, कट्टरता बरते हुए हैं कि नहीं हमारा धर्म ही सही है, वो कह रहा है हमारा धर्म सही है। तो अलग अलग लोग अपने अपने धर्म को लेकर जो कट्टरता दिखाते हैं, जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो इसके लागू हो जाने के बाद क्या होगा कि हर एक धर्मों की चीज़ें जो है, अच्छी चीज़ें ग्रहण कर ली जाएंगी, उसको मिला दिया जाएगा और हर एक धर्म की जो है जो बुरी चीज़ें हैं उनको निकाल दिया जाएगा और जो है वही लागू कर दिया जाएगा। तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये पूरी तरह से हमारा ही धर्म है। अपने धर्म को लेकर लोगों के बीच से जो कट्टरता है ये दूर हो जाएगी। तो आगे हम लोग देखें, ये संवैधानिक मामला है। जैसा कि संविधान में हम लोग देखें एसपीडीपी जो है उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 44 में, आर्टिकल 44 में ये बताया गया है। आर्टिकल 44 में ये क्या कहा गया है कि राज्य जहाँ तक कोशिश करेगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा और जिससे समाज में न्याय और समानता स्थापित हो सके। तो ये नहीं कहा है कि ज़बरदस्ती लाएगा, लेकिन ये एक संविधान में ज़रूर कहा है अनुच्छेद 44 में कि ये जहाँ तक राज्य कोशिश करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्थापित करके समाज में न्याय और समानता स्थापित करेगा। तो ये जब लागू हो जाएगा तो समाज में न्याय और समानता स्थापित हो ही जाएगा, क्योंकि विभिन्न धर्मों में जो अलग अलग तरीके से प्रक्रियाएँ हैं ये चीज़ें सेम हो जाएंगी। तो ये हम लोगों ने देखा। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो इसको आगे क्या किया जा सकता है, ये अपना जो ओपिनियन होता है ये क्या कहता है। ये कहता है कि पहले इसको लागू करना ये ठीक है, लेकिन इसको लागू करने से पहले हमें जो है कुछ सावधानियां रखनी होगी। वो सावधानियां आप देख लीजिए क्या क्या होगा। इसको लागू करना पहली बात तो ठीक है, लेकिन ऐसे मनमानी तरीके से नहीं लागू कर देंगे हम ना, क्योंकि इसको लागू करने से पहले कुछ हमें जो है ध्यान देना होगा कि है क्या। देखिए पहले जागरूकता चलाना होगा, जन जागरूकता। हमारा जो है बाहुल्यवादी धर्म है, हमारा देश में बहुत से धर्म के लोग निवास करते हैं और हर एक धर्म की भावनाओं का जो है ख्याल रखना पड़ेगा। उनके साथ ज़बरदस्ती तरीके से ये नहीं थोपा जाएगा। तो इससे पहले जैसे सरकार जब चुनाव लड़ती है तो बाज़ार में, मार्केट में तरह तरह के अपने पोस्टर, बैनर ये सब लगा के पूरा जो है भौकालबाजी करती है। इसी तरीके से टीवी चैनल, न्यूज़, पत्र पत्रिका, पोस्टर, बैनर, न्यूज़, इन सभी के माध्यम से सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जन जागरूकता चलाए। तो लोग, हर एक लोग जो है इससे जागरूक होंगे, इससे परिचित होंगे, समझदार होंगे, तो वो चीज़ों को लागू होने देंगे, इसका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करेंगे।
आगे अगर हम लोग देखें तो ये क्रमिक परिवर्तन, जैसे कोई भी चीज़ें एक बैग बहुत तेज़ी से हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो ज़्यादा तकलीफ होता है। कोई भी चीज़ें अगर धीरे धीरे होती हैं तो ज़्यादा तकलीफ नहीं देती हैं। तो इसके जो है कुछ प्रावधान को पहले थोड़ा सा लागू किया जाए, फिर कुछ दिन माहौल ठंडा हो जाए, फिर थोड़ा सा लागू किया जाए, फिर कुछ दिन माहौल थोड़ा सा ठंडा हो, फिर से इसे लागू किया जाए। यानी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लागू करेंगे तो लोग एक्सेप्ट करते जाएंगे, पचता जाएगा लोगों के बीच। अगर हम कहें यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है पूरा का पूरा जो प्रोसेस है एक बैग जो है लागू कर देंगे तो ये विभिन्न धर्मों के लोग इसे पचा नहीं पाएंगे और वो जो है अपना दंगा फसाद आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने लगेंगे। इससे जो है समाज की अव्यवस्था आ जाएगी और कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगा। और क्या होता है कि सर्वसम्मति, मेरे भाई इसे जैसा कि मैंने पहले कहा यहाँ पर बहुत से धर्म के लोग निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई। तो इन सभी धर्मों को हमें इस तरीके से लागू किया जाना चाहिए कि अपने विभिन्न धर्म, चाहे जितने भी धर्म हों, सभी धर्मों से जो कुछ बुराइयां हैं, कुछ कुरीतियां हैं, उसको निकाल दिया जाए। और जो विभिन्न धर्म से कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ अच्छाइयाँ, क्योंकि हर एक धर्म में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती हैं। कोई भी धर्म में पूरी तरीके से अच्छाई नहीं है, कोई भी धर्म में पूरी तरीके से बुराई नहीं है। तो विभिन्न धर्मों से अच्छाइयों को एक्सेप्ट कर लिया जाए और विभिन्न धर्मों से बुराइयों को निकाल दिया जाए और उसके बाद जो है अच्छाइयों को फेंट कर तब उसे लागू किया जाए। तो सबकी, हर एक धर्म के लोगों की भावनाओं को जो है सुकून मिलेगा कि यार हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है, हमारी भावनाओं का ख्याल रखा गया है। तो सरकार को जो है ये चीज़ें, इतनी बातें करनी होगी, यानी सभी धर्मों के जो है सर्वसम्मति से ऐसा होना चाहिए, मनमानी तरीके से नहीं। तो मेरे भाई हम लोगों ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से देखा कि ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में गृह मंत्री और पूरी बीजेपी सरकार ने घोषणा की है कि ये चीज़ें हम हिमाचल प्रदेश में लागू करेंगे चुनाव जीतने के बाद। फिर हम लोगों ने देखा इसका परिचय क्या है, परिचय में ये कोड को देखा, क्रिमिनल कोड अलग है जो एक समान है, सिविल कोड अलग अलग है। इसी को एक समान जब बना दिया जाएगा कि इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आगे हम लोगों ने देखा ये क्यों गलत है, लोग इसको क्यों गलत बता रहे हैं, ये देखा। फिर इसको देखा हमने पक्ष में इसके क्या क्या तर्क हैं, लोग इसे सही क्यों बता रहे हैं, हमने इसको देख लिया। और अंत में हमने इसके कुछ निष्कर्ष के देखा कि हाँ भैया आगे क्या किया जा सकता है, किस तरीके से इसे लागू किया जा सकता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।